Hello students, in this class we are going to discuss about the basic idea of solubility. As you know that every solute has a limited extent of solubility in a particular solvent. That means a fixed maximum quantity of a particular solute can dissolve in a fixed amount of a particular solvent at a constant temperature. With the help of solution of water and sugar, we can explain this concept. जब भी कभी आप वाटर और शुगर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक अगर हम फिक्स क्वांटिटी ले लें वाटर की और उसमें हम शुगर को डिज़ोल्व करना स्टार्ट करें तो अगर हमने एक बहुत ही लिटिल क्वांटिटी डिज़ोल्व की है शुगर की उसमें तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी। बट जैसे जैसे हम शुगर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे वो डिज़ोल्व होती रहेगी। बट एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर हमने शुगर की डिज़ोल्व कर दी उसके बाद जब हम शुगर को एक्स्ट्रा या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें देन क्या होगा कि उसके जो बीकर के जो बॉटम साइड है वहाँ पे शुगर आपका प्रेजेंट होने लग जाएगा इन अनडिज़ोल्व फॉर्म। तो आप एक ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है तो एक फिक्स क्वांटिटी तो डिज़ोल्व हो जाती है। बट उस फिक्स क्वांटिटी के बाद जब हम एक्सेस में उस सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है। यही जो कॉन्सेप्ट है यही सॉल्युबिलिटी का मेन बेस है। इसी पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन को क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट that can be dissolved in a given amount of solvent which is generally 100 gram at a given temperature is termed as its solubility at that temperature. That means कोई भी सॉल्वेंट अगर आप ले रहे हैं उसमें कोई भी सॉल्यूट को आप ऐड करना चाह रहे हैं और आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं सॉल्युबिलिटी के प्रोस्पेक्टस में तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 100 ग्राम सॉल्वेंट को एक बीकर में लेना पड़ेगा और उसमें इनिशियली एक छोटी क्वांटिटी से सोल्यूट को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। जब तक वो सोल्यूट कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता जाएगा विदाउट रेजिंग टेम्परेचर हम उसको ऐड करते रहेंगे। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे वो फर्दर डिज़ोल्व होना रुक जाएगा। तो वही जो क्वांटिटी होगी सोल्यूट की वही हमारी क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी। इस चैप्टर में आप लोग अगर डिस्कस देखें तो आपके पास दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन की बात की गई है। जो फर्स्ट केस है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वहीं जब हम दूसरे केस के बारे में डिस्कस करेंगे तो देन दूसरा केस हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो दो अलग अलग हमारे पास सॉल्यूशन है। एक हमारे पास सॉलिड जिसमें सॉल्यूट है एंड जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड है। देन सेकंड केस में जो सॉल्यूट है वो गैस है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। तो दोनों के केसेस में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। बट जब हम फर्स्ट केस को अगर हम कंसीडर करें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड तो बेसिकली आपको नाम से पता चलता है इस केस में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक सॉलिड जो हमारा सॉल्यूट होगा उसको हम डिजोल्व करेंगे लिक्विड फेस में, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड फेस का है। जो मेन कॉन्सेप्ट है इस सेक्शन को पढ़ने का वो ये है कि जो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को हम उनको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी of a solute in a particular solvent, which are mainly nature of solute, nature of solvent, temperature of solution and pressure. These four different type of factors can affect the solubility of a solute in a particular solvent. First we will discuss about the nature of solute and solvent. यहाँ पे हमने दो different फैक्टर्स को लिखा था सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट का, बट बेसिकली हम इनको कंबाइन फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं विच इज़ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इट मीन्स लाइक डिजॉल्व लाइक। जब भी कभी आप बात करेंगे केमिस्ट्री में बॉन्ड्स की तो आपने डिस्कस कर रखा है 11th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो HCl हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास डेल नेगेटिव चार्ज Cl पे है और डेल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास किस पे है, हाइड्रोजन पे है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड हुआ ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, पोलर कंपाउंड है जिसमें जो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है वो पोलर नेचर का है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ CO2 को या CCl4 को कंसीडर करें तो स्टिल कोवलेंट बॉन्ड तो इसमें प्रेजेंट है CCl4 में, बट चूँकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ नेगेटिव चार्ज इन दिस कंपाउंड विल कोइंसाइड ईच अदर। तो हमें डाइपोल क्रिएट करके नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस जो कंपाउंड है इसको हम नॉन पोलर कहते हैं
और जो हमारे पास ये है HCl, इसको हम पोलर कहते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पोलर सॉल्वेंट? तो जो बेसिक डिस्कशन है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो बेसिकली पोलैरिटी बेस्ड है। तो इसका जो मेन स्टेटमेंट है वो है आपके पास लाइक डिजॉल्व्स लाइक। दैट मीन्स polar solute can dissolve in a polar solvent while a non-polar solute can dissolve in a non-polar solvent. For example, NaCl dissolved in water. NaCl is a ionic compound and water is a polar solvent. तो ये इसको डिसॉल्व कर सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बेंजीन की बात करें, विच इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड, इट कैन डिसॉल्व इन अ CCl4 विच इज़ ऑल्सो नॉन पोलर इन नेचर। अगर आप टेबल को देखें तो हमने इस टेबल में कंप्लीट डिस्कशन है इस नेचर का सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। यहाँ पे हमने सॉल्यूट है हमारे पास, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हमारे पास सॉल्यूट पोलर है, फॉर एग्जांपल HCl, और हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर है, तो हमारे पास क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल H2 कंसीडर कर सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल बेंजीन कंसीडर कर सकते हैं। तो पोलर सॉल्यूट अगर हमने लिया है HCl, तो वो आपके H2 में डिसॉल्व है। बट अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें बेंजीन टाइप में, तो HCl आपका इनसॉल्युबल है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्यूट की, ऑयल आप कंसीडर कर सकते हैं। ऑयल इज insoluble in polar solvent like H2O, but it is soluble in non-polar solvent like benzene. And other one is ionic compound, ionic solute, for example NaCl, KCl. They are completely soluble in polar solvent, but they are insoluble in non-polar solvent. तो इस टेबल के थ्रू भी आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं। The next factor is temperature of solution. Basically, temperature of solution can increase or decrease the solubility of a particular solute in a particular solvent. जब भी हम बात करेंगे टेम्परेचर फैक्टर की, तो हमको प्रोसेस को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बेसिस पे क्लासिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन प्लस आपके पास एंथैल्पी भी क्या करते हैं, वो रिलीज करता है। तो अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक के लिए, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर द प्रोसेस विच प्रोड्यूस हीट इन द फॉर्म ऑफ विच प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर आपको हीट प्रोवाइड हो रही है, डेट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उन सॉल्यूशंस के लिए, उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और यही केस अगर आप एंडोथर्मिक के लिए करें तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दैट मीन्स हम अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की, और अगर इस पर हम टेम्परेचर के फैक्टर को डिस्क्राइब करना चाहें तो इतना सिंपल नहीं है। इसके लिए आपको प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर. Since here we are talking about solubility of a solid in a liquid, and we better know that the compressibility of solid and liquid is negligible. That means no effect of pressure observed because solid and liquids are negligible compressible. जब हम इसको compress ही नहीं कर सकते हैं, ना solid को compress कर सकते हैं, ना ही liquid को compress कर सकते हैं, तो हम इनकी solubility को भी इस फैक्टर के बेसिस पे डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स प्रेशर आपका जो सॉल्युबिलिटी है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। बट गैस के केस में जब हम नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें ये बिल्कुल इसको अफेक्ट करेगा। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। हियर वी विल टॉकिंग अबाउट solubility of gas in liquid. Gases are less soluble in liquid. The solubility of gas in liquid depends upon following factor. There are also 3 different factors. You can also say there are 4 different temperature as like solubility of solid in a liquid. But here we conclude both nature of gas and nature of liquid. That means nature of solute and nature of solvent. Second, temperature, and last one is pressure. First, nature of gas in liquid. Gases which chemically react with solvent are more soluble.
Non-polar gases like O2 and 2, etc. are very less soluble in water, while polar gases like HCl, NH3, etc. are highly soluble in water because they undergo chemical reaction with water. तो इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको फिर से पोलैरिटी के बेसिस पे ही डिफाइन करना पड़ेगा, और पोलैरिटी के साथ साथ रिएक्शन का भी थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे हमने किया है। तो अगर हम N2 को ड्रॉ करें तो N ट्रिपल बॉन्डेड N फॉर्म्स N2। चूँकि हमारे पास सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पेयर है इस मॉलिक्यूल में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर नेचर का है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें HCl की, HCl गैस की, तो HCl गैस में आपको पता है डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, चूंकि Cl, तो ये हमारे पास क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के प्रेजेंट होने के कारण HCl इज आल्सो पोलर इन नेचर। तो जब भी हम कभी पोलर सॉल्वेंट की, पोलर सोल्यूट की या पोलर गैस की बात करेंगे, तो पोलर गैसेस आर ऑलवेज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। For example, NH3, which is a polar gas, is completely soluble in water, which is a polar solvent. तो जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है NH3 के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि उसको क्या करता है, लुईस बेस बना देता है। देन आपके पास H2 में O और H है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है। तो ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ, और हमारे पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल प्रिपेयर होंगे वो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो जब ये दो हमारे पास आयन फॉर्म हो गए विच इज अपोजिट इन चार्ज, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विल परफॉर्म बिटवीन दीज टू डिफरेंट आयंस। तो इनके बीच में आप कह सकते हैं कि आयनिक इंटरेक्शन पॉसिबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, जिसके थ्रू ये दोनों आपस में अटैच रह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन जो है NH3 का वो वाटर में पॉसिबल। द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। ऑलवेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी रीजन का तो होता क्या है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाती है। अब अगर आप बात करें किसी लिक्विड रीजन में गैस की सॉल्युबिलिटी की, तो बेसिकली गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड की जो पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस होता है वहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम इनका हीट के थ्रू जब हम इसका टेम्परेचर रेज करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण ये लोग जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इन वैकेंट जो साइड्स हैं लिक्विड की वहाँ से निकल जाते हैं, और इसी के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी कभी आप वाटर को वार्म करते हैं घर में तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आने लग जाते हैं, और उस टाइम पे वाटर बॉईल भी नहीं कर रहा होता है। तो जो वो बबल्स हैं वो गैस के बबल्स हैं जो उसमें डिसॉल्व है। तो जब आप टेम्परेचर रेस कर रहे हैं तो वो बबल्स क्या कर रहे हैं, उसमें से बाहर आ जाते हैं। द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। Pressure is one of the most important factor. The solubility of gases depends on the pressure. An increase in pressure increase solubility, whereas a decrease in pressure decrease solubility. This statement is formalized in Henry's law. तो स्टूडेंट्स आपको इसको काफ़ी डिटेल में समझना है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो अगर आप एक पिस्टन को कंसीडर करें और उस पिस्टन में हमने एक लिक्विड को कंटेन कर रखा है, लिक्विड प्रेजेंट है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड की वैकेंट साइड्स होती हैं। ये सपोज दैट ये वैकेंट साइड्स हैं लिक्विड की, और यहाँ पे हमारे पास गैस पार्टिकल्स हैं। गैस पार्टिकल्स बेसिकली इतनी इजीली डिसॉल्व नहीं करेंगे वाटर में, तो वाटर में या लिक्विड कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो जब हम इस प्रेशर को अराइज करेंगे इस गैस के ऊपर, तब क्या होगा कि ये फोर्सफुली इन वैकेंट साइड की तरफ टेंस करेंगे। तो जब ये वैकेंट साइड्स की तरफ टेंस करेंगे तो इनके बीच में इनकी कैप्चरिंग भी हो जाएगी, ये कैप्चर कर जाएंगे इन वैकेंट साइड में जहाँ इनको स्पेस मिल रहा है। अब आपने चूंकि प्रेशर लगा के इस प्रोसेस को किया, तो व्हेन वी रिलीज प्रेशर रिवर्स प्रोसेस विल परफॉर्म।
हमारे पास रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी जब हम इस प्रेशर को हटाएंगे यहाँ से। तो जो हमारे पास इस वैकेंट साइड में कैप्चर हो रखे हैं गैस के पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, फिर बाहर निकलने लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो प्रेशर है, जो हम प्रेशर अराइज कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन पे, जो सॉल्यूशन हमने गैस और लिक्विड का बनाया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब करने में। तो इसके लिए आप जो आपको सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं, आप उसका एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जब हम कैप को रिलीज़ करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल से, तो काफ़ी ज़्यादा गैस उसमें से रिलीज़ होती है, जो कि CO2 होती है। तो CO2 गैस इसलिए रिलीज़ होती है कि जो प्रेशराइज करके बोतल को सील्ड किया गया था, वो रिलीज़ कर दिया प्रेशर हमने, और अब उसमें से बबल्स में थ्रू जो CO2 गैस है वो आपकी उसमें से बाहर आने लग जाती है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रेशर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट, जो अभी हमने कहा कि जो प्रेशर फैक्टर है, इट इज़ द मेन फैक्टर विच लीड अस टू द हेनरीज लॉ। Henry law basically depends upon the pressure and solubility of a solute gas in a solid. This law states that at constant temperature, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas above the surface of solution. The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution and it is expressed as. तो दो स्टेटमेंट के थ्रू आप इस बात को कह सकते हैं। फर्स्ट ये है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो प्रेशर अराइज किया गया है, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। जितना ज़्यादा हम प्रेशर अराइज करेंगे, उतना ज़्यादा गैस पार्टिकल क्या होगा, जो वैकेंट साइड्स हैं उनमें जाके कैप्चर होगा। ठीक इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने एक सॉल्यूशन फिल किया है किसी क्लोज कंटेनर में, और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हमारे पास गैस प्रेजेंट है, तो इसकी बाउंड्रीज पे जो प्रेशर अराइज किया जाएगा इस सॉल्यूशन के थ्रू, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो सॉल्यूशन है उसमें गैस की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, और क्वांटिटी को हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे। तो जितना ज़्यादा गैस पार्टिकल इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, डेट मीन्स उतना ज़्यादा क्या होगा इसमें, अब मोल फ्रैक्शन की क्वांटिटी होगी गैस की। तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन है, डेट मीन्स उतने ज़्यादा उसमें गैस पार्टिकल्स हैं, और गैस पार्टिकल हमेशा आपको पता है कि वो वैकेंट साइड से रिलीज होना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक प्रेशर को अराइज करेंगे इस क्लोज कंटेनर की बाउंड्री पे। तो अगर हम इसके इक्वेशन को देखें तो P इज इक्वल टू KH into mole fraction of gas. Here KH is Henry's law constant and X is mole fraction of the gas. तो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली लो है ये, तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से समझ के रखना है, आप इसको भूलेंगे नहीं। तो इसके लिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। हमने यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो साइक्लोहेक्सेन में HCl की हमने दिखाया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन हमने एक्स कोऑर्डिनेट पे लिया है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl हमने किस में लिया है, वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एज वी इंक्रीज द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, सिमिलर वे में हमारे पास क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शन है गैस का इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को राइज करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे हम क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी अगर हम साइक्लोहेक्सेन की ले लें और उसमें हम HCl की वैल्यू को कांस्टेंट वे में इंक्रीज करते जाएं, तो हमारे पास क्या ऑब्जर्व होगा, जो पार्शियल प्रेशर अराइज होगा क्लोज कंटेनर की बाउंड्री पे, वो भी कंटिन्यूसली हमारा इंक्रीज करता जाएगा। तो इसमें जो नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, मोर इज द वैल्यू ऑफ KH, लेस विल बी दी सॉल्युबिलिटी। तो अभी हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन इसकी लिखी थी, प्रेशर KH और X। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इन दोनों का, यहाँ पे अगर हम बात करें KH की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर देंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, उसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। दैट मीन्स KH जो हमने अभी कांस्टेंट कंसीडर किया, हेनरीज कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करेगा गैस के नेचर पे। तो डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए ये जो वैल्यू है KH की, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, तो वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स
मोल फ्रैक्शन। तो जो वो अभी हमने ये क्रिएट किया था तो ये लीनियरिटी को शो कर रहा था। तो जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी लीनियर वे में हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो एंड एट द लास्ट देयर आर सम सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ। काफ़ी इजी सिग्निफिकेंसेस हैं, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट है, आप इनको रीड करेंगे। तो इसमें बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का दिखा रखा है, CO2 गैस का सॉफ्ट ड्रिंक में। और जो उसके बाद है वो डाइविंग करते वक्त जब स्कूबा डाइवर जाते हैं तो वो अपने सिलेंडर में हीलियम को मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, जिससे कि इनके पास जो ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आ पाती है। जो लास्ट है सिग्निफिकेंस वो बेसिकली हाई एल्टीट्यूड रीजन में जो लोग प्रेजेंट होते हैं उनके रिगार्डिंग है। वहाँ पे आपको पता है जनरली जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है। तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रिड्यूस कर जाता है, जिससे ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। और उसी वजह से क्या है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। At the last, there are some limitation of Henry's law. This law is applicable only when pressure is not high. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब आप बढ़ा देंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो सॉल्युबिलिटी जो है वो रुक जाएगी, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। जैसे अभी आप सॉलिड और गैस लिक्विड का बात कर रहे थे, ठीक इसी तरीके से गैस की भी एक फिक्स क्वांटिटी होती है जो उसमें डिज़ोल्व होगी। भले हम उसके बाद जब उसने वो अचीव कर लिया अपने एक्सटेंट को सॉल्युबिलिटी के, देन उसके फर्दर हम जितना मर्जी प्रेशर को राइज कर दें वो फर्दर उसमें सॉल्युबल नहीं हो पाएगी। तो वो जो लिनियरिटी कर्व था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे ये कहा गया है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन प्रेशर इज नॉट हाई। सेकंड, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर को बहुत लो कर देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो लिक्विड है वो ऑलमोस्ट सॉलिड फेस में आने लग जाएगा और जो वैकेंट साइट्स हैं उसमें जो कैप्चरिंग है वो भी कम हो जाएगी। तो एक आपको अप्रोप्रिएट कंडीशन की बात करनी होती है टेम्परेचर के लिए, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी, दैट मीन्स मॉडरेटेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि गैस ने हमारे जो सॉल्वेंट है उसके साथ रिएक्शन परफॉर्म कर दिया, तो रिएक्शन परफॉर्म होने से आपको पता है कि नया कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। और नया कंपाउंड जब जनरेट हो जाएगा तो जो हमारे पास पहले वाले कंपाउंड से वो रह ही नहीं जाएंगे। तो बेसिकली उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करना भी के पीछे भी कोई सेंस नहीं बचेगा। तो इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन दैट gas does not react chemically with the solvent. At the last, gas should not undergo dissociation in solution. तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन बेस्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हैं इस चैप्टर में आपके लिए, तो वहाँ पे भी आप इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। बट फॉर दिस टाइम गैस शुड नॉट डिसोशिएट। अगर डिसोशिएट हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने पे जो हमारा बेसिक आइडिया था वैकेंट साइट्स में और सॉल्यूट गैस को प्रेजेंट करने का, कैप्चर करने का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे पास गैस जो है वो डिसोशिएट नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारा सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग और हेनरीज लॉ के रिगार्डिंग लेक्चर था। तो फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो आगे के टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।